प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर का विषय है विधानसभा के कार्य एवं शक्तियाँ, स्ट्रक्चर, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा की संरचना, विधानसभा के कार्य और विधानसभा की शक्तियाँ। तो आइए आज के टॉपिक में बारे में हम डिस्कस करते हैं। विधानसभा के कौन कौन से कार्य हैं, कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है और विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। जिस तरह से केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल व्यवस्था है, लोकसभा प्रथम सदन, निम्न सदन, जनता के प्रतिनिधित्व का सदन, उसी तरह से राज्य विधानमंडल में विधानसभा प्रथम सदन है, निम्न सदन है और विधान परिषद उच्च सदन है, उसको द्वितीय सदन भी कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है, जबकि 22 राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल है। 6 सदनीय विधानमंडल में बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र व कर्नाटक। इससे पहले इनकी संख्या 7 थी। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और राज्य का दर्जा समाप्त करके इनको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 168 में राज्य विधानसभा के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया। अनुच्छेद 170 में इसकी संरचना का वर्णन किया गया। राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम सदस्य संख्या 60 हो सकती है। हालांकि इसमें काफ़ी अपवाद भी हैं। जैसे सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहाँ विधानसभा की सीटों की संख्या 32 है। मिजोरम राज्य में 40 है, गोवा में 40 है, दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें 70 है, और पुडुचेरी भी यूनियन टेरिटरी है, उसमें विधानसभा की सीटों की संख्या 30 है। इसी तरह हरियाणा में विधानसभा की सीटों की संख्या 90 है। तो अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 हो सकती है, और इसमें जो है अपवाद भी दिए गए हैं। राज्यों की जनसंख्या के आधार पर विधानसभा की सीटें निर्धारित की गई है। आरंभ में 75,000 पर 1 MLA के इलेक्शन की व्यवस्था थी। वर्तमान समय में जनसंख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। राज्य विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है, जनता का भी सदन कहा जाता है, लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। इसे अस्थायी सदन कहा जाता है, क्योंकि जब तक विधानसभा में बहुमत है तब तक सरकार चलती है, और जब बहुमत नहीं रहता तो सरकार गिर जाती है। अगर नए विधानसभा चुनाव बीच में होते हैं तो ऑटोमेटिकली ये सदन अस्थायी हो जाता है, कार्यकाल 5 वर्ष नहीं रहता। ये पूर्णतः 1971 की जनगणना पर आधारित है और जिसका आधार जनसंख्या निर्धारित किया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 400 विधानसभा सीटें हैं, जबकि पुडुचेरी में 30 है, सिक्किम में 32 है, हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं। विधानसभा के बारे में व्यवस्था की गई है निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में, कॉन्स्टिट्यूएंसी। निर्वाचन क्षेत्र का मतलब है कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ से किसी एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है उसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। निर्वाचन क्षेत्र जो है
वो जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की गई हैं और ये 1971 की जनगणना के आधार पर विधानसभा के कुल स्थानों की संख्या निर्धारित की गई और इसे 2026 तक जाम किया गया है। ये संशोधन 2001 में हुआ था कि 2026 तक जो है विधानसभा के सदस्यों की संख्या एज इट इज रहेगी। परिसीमन आयोग जो हर 10 वर्षों के बाद इसमें व्यवस्था की गई है, तो ये संख्या में भी 2026 तक परिवर्तन के बिना व्यवस्था बनाई गई है। विधानसभा की संरचना में अगला जो चरण है वो आरक्षण का है। ये अनुच्छेद 332 में दिया गया है। राज्य विधानसभाओं में राज्यों की जनसंख्या के आधार पर SC ST को आरक्षण दिया गया है। हरियाणा में उदाहरण के लिए कुल 90 विधानसभा सीटें हैं और 90 में से 17 स्थान अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, क्योंकि हरियाणा में 1971 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का प्रतिशत 19 पॉइंट समथिंग है, इसलिए लगभग 20% सीटें विधानसभा में और इसी तरह से जो है 10 लोकसभा सीटों में से 2 लोकसभा सीटें SC के लिए हरियाणा में आरक्षित है। अनुच्छेद 333 के अनुसार राज्यपाल को विधानसभा में एक अतिरिक्त सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है। अगर किसी राज्य में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की सदस्यों की संख्या पर्याप्त मात्रा में है और इस कम्युनिटी को राज्य विधानसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ, तो कुल सीटों के अतिरिक्त एक सीट जो है वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का उसका मेंबर जो है वो राज्यपाल मनोनीत कर सकता है। इसमें जो है 104वां संविधान संशोधन दिया गया है दिसंबर 2019 में कि ये जो एक सदस्य को नॉमिनेट करने का कार्य है अगली विधानसभा में समाप्त होगा। इसी तरह से लोकसभा में जो 2 MP नॉमिनेट किए जाते थे उसको लेकर के भी ये संशोधन किया गया। राज्य विधानसभाओं की निर्वाचन प्रणाली, यानी राज्य विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, जिसे MLA कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर होता है, यानी जनता जो है प्रत्यक्ष रूप से वोट डालती है। ये चुनाव जो है राष्ट्रपति की तरह अप्रत्यक्ष नहीं है। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में हम MLA को वोट देते हैं, MP को वोट देते हैं और MLA MP आगे जा कर के निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो MLA का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। वोटर डायरेक्ट MLA को वोट डालता है चुनाव के दौरान और ये गुप्त मतदान होता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है एक पर्दे के अंदर होती है, किसी दूसरे वोटर को या कैंडिडेट को या एम्प्लॉय को पता नहीं चलता कि संबंधित व्यक्ति ने किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया है। इसलिए मतदान जो है वो खुला नहीं बल्कि गुप्त होता है और इसके लिए आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। पहले इसकी आयु 21 वर्ष थी, लेकिन 1989 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यताओं का भी संविधान में वर्णन किया गया है। योग्यताओं के लिए सबसे पहली योग्यता है कि संबंधित उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो। तीसरी योग्यता ये है कि वह किसी लाभ के पद पर न हो। चौथा, वह पागल व दिवालिया न हो। पांचवा, वह किसी प्रकार से अपराधी न हो। छठी योग्यता है वह संसद द्वारा निर्धारित सभी प्रकार की योग्यताओं को पूरा करता हो और उसका नाम मतदाता सूची में दिया गया हो। उसे जो है न्यायालय द्वारा अयोग्य घोषित न किया गया हो। सर्वोच्च न्यायालय ने 13 मार्च 2003 में निर्णय दिया था कि जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि है, परिसंपत्तियों की देनदारी है, शैक्षिक योग्यता
इनको लेकर के व्यवस्था की गई। तो एमएलए का लिए बनने के लिए भारत के नागरिक के साथ साथ कई प्रकार की योग्यताओं का होना जरूरी है। इसके साथ साथ जो है एमएलए यानी राज्य विधानसभा के सदस्य के लिए एक अवधि निर्धारित की गई है कि राज्य विधानसभा का सदस्य कितने समय तक अपने पद पर कार्य कर सकता है। सामान्य तौर पर देखा जाए तो राज्य विधानसभा का सदस्य 5 वर्ष तक अपने पद पर कार्य कर सकता है, लेकिन इससे पहले भी कई प्रकार की कंडीशन दी गई है। संविधान में लिखा गया है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जब तक राज्यपाल चाहे वो अपने पद पर बना रह सकता है। लेकिन व्यवहार में क्या है कि जब तक उसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक वो अपने पद पर बना रह सकता है। संकट काल में जो है ये 1 वर्ष के लिए, समाप्ति होने पर 6 मास तक। अगर कोई संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है तो आर्टिकल 356 लगाया जाता है, विधानसभा को भंग किया जा सकता है। बहुमत खोने पर भी जो है अगर कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में ना हो और राज्यपाल फिर इलेक्शन की घोषणा करता है तो उस दिशा में भी एक एमएलए का राज्य विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल सीमित हो जाता है अगर सरकार गिर जाती है और कोई दल सरकार बनाने में सक्षम नहीं है। राज्य विधानसभा सदस्यों के वेतन एवं भत्तों के बारे में भी व्यवस्था की गई है। राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा समय समय पर वेतन एवं भत्ते संशोधन विधेयक पारित किया जाता है और इसमें स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, यानी हर राज्य में एमएलए के वेतनमान, उनके भत्ते, उनकी पेंशन, उनकी सुविधाओं में हमें अंतर दिखाई देता है। जिस राज्य की जैसी आर्थिक स्थिति है वो राज्य अपनी राज्य विधानसभा में इस तरह के प्रस्ताव पारित करता है। जैसे हरियाणा में 2017 में 60,000 रुपये मासिक वेतनमान, 20,000 रुपये कार्यालय भत्ता, 2,000 रुपये दैनिक भत्ता और 10,000 रुपये सत्कार भत्ता, 30,000 रुपये सचिवालय भत्ता और 60,000 रुपये निर्वाचन भत्ता, निर्वाचन क्षेत्र भत्ते की व्यवस्था की गई है। तो मंत्रियों के, विधायकों के वेतनमान, उनकी पेंशन और अन्य सुविधाओं के बारे में हर राज्य में अलग अलग व्यवस्थाएं दी गई है, क्योंकि ये राज्य विधानसभा के ऊपर डिपेंड है। वो समय समय पर जो है संशोधन के द्वारा इसमें वृद्धि करते रहते हैं। राज्य विधानसभा की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक निश्चित गणपूर्ति कोरम निर्धारित किया गया है। जिस तरह से लोकसभा की कार्रवाई को पूर्ण रूप से संचालन करने के लिए उपस्थित सदस्यों की संख्या का 1/10 भाग निर्धारित किया गया है, वैसे ही राज्य विधानसभा की कार्रवाई को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए प्रेजेंट सदस्यों का 1/10 भाग दिया गया। पीठासीन अधिकारी कोरम पूरा होने तक जो है उसको स्थगित भी कर सकता है, यानी गणपूर्ति जो है वो 1/10 भाग दिया गया है। राज्य विधानसभा की कार्रवाई के विषय में अधिवेशन के बारे में संविधान में व्यवस्था की गई है कि राज्यपाल जब चाहे विधानसभा का अधिवेशन बुला सकता है, लेकिन 1 वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन होने अनिवार्य है। पहले अधिवेशन की अंतिम तिथि और अगले अधिवेशन की प्रथम तिथि दोनों के बीच 6 मास से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अगर विशेष प्रकार की परिस्थितियाँ हैं तो विशेष प्रकार का अधिवेशन जो है वो राज्यपाल के द्वारा बुलाया जा सकता है। तो ये अधिवेशन के बारे में व्यवस्था की गई है। राज्य विधानसभा में पदाधिकारियों के बारे में व्यवस्था की गई। राज्य विधानसभा की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए, व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए राज्य विधानसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव किया जाता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव राज्य विधानसभा के सदस्य मिलकर के करते हैं।
राज्य विधानसभा के सदस्य मतदान के द्वारा करते हैं या सर्वसम्मति से भी किया जा सकता है। स्पीकर का कार्यकाल निश्चित नहीं है, ये विधानसभा की सदस्यता पर निर्भर है। जैसे श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी बीजेपी के हैं, हरियाणा में 4 नवंबर 2019 को उन्होंने ये पद ग्रहण किया। उपाध्यक्ष के रूप में हरियाणा में श्री भूपेंद्र सिंह गंगवा है और वो जो है बीजेपी की तरफ से उपाध्यक्ष चुने गए हैं। तो ये दोनों ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है वो राज्य विधानसभा के सदस्य मिलकर के करते हैं और काफ़ी लंबे समय तक जो है बहुत सारे राज्यों में परंपरा रही कि अध्यक्ष का जो व्यक्ति है वो सत्ताधारी दल से और उपाध्यक्ष जो है वो विपक्षी दल से चुनाव किया जाता था। लेकिन अब बहुत सारे राज्यों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही सत्ताधारी दल के चुने जाते हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष जो है विधानसभा की कार्रवाइयों की अध्यक्षता करता है। राज्य विधानसभा में मनोनीत सदस्य भी मनोनीत किए जाते हैं और अगर किसी राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त न हुआ हो तो एक सदस्य राज्य विधानसभा की कुल सीटों के अतिरिक्त एक सदस्य उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। राज्य विधानसभा के सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए हैं। जैसे राज्य विधानसभा के प्रत्येक सदस्य को सदन में अपने विचार प्रकट करने की पूरी स्वतंत्रता है। सदन में दिए गए भाषण के विरुद्ध न्यायालय में उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। सदन में अधिवेशन से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक जो है किसी भी दीवानी कानून के तहत किसी विधानसभा सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। विधानसभा सदस्य को अपने विचारों को प्रकाशन करने का पूरा अधिकार है। इसके साथ किसी प्रकार का अपमान होता है तो विधानसभा के द्वारा अपमान करने वाले के विरुद्ध विशेष प्रकार की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। राज्य विधानसभा की शक्तियाँ क्या है, कार्य क्या है, पावर्स और फंक्शन। राज्य विधानसभा के पास कई तरह की शक्तियाँ हैं, जैसे वैधानिक शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, कार्यपालिका नियंत्रण, निर्वाचन संबंधी, संवैधानिक कार्य, मिश्रित कार्य इत्यादि। हम एक एक करके राज्य विधानसभा की शक्तियों पर प्रकाश डालेंगे, उनके कार्य की व्याख्या करेंगे। सबसे पहले राज्य विधानसभा की जो शक्तियाँ हैं वो वैधानिक शक्ति हैं। वैधानिक शक्तियों का अर्थ है विधि विधान से संबंधित, नीति निर्माण से संबंधित, कानून निर्माण से संबंधित शक्तियों को वैधानिक शक्तियाँ कहा जाता है। भारतीय संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर है, शक्तियों का विभाजन किया गया है 3 प्रकार की सूचियों के माध्यम से, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। जैसे राज्य सूची में 61 विषय है, इन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। समवर्ती सूची में 52 विषय है, इन पर कानून निर्माण करने का अधिकार केंद्र व राज्यों दोनों को है। लेकिन अगर दोनों के कानूनों में कहीं टकराव होता है तो राज्य सरकार का कानून उस सीमा तक रद्द माना जाएगा जिस सीमा तक वो केंद्र सरकार के कानून का अवरोध करता है। संघ सूची में 97 विषय दिए गए हैं, सारे ही राष्ट्रीय महत्व के हैं, वित्त से, संचार से, विदेश से, रक्षा से रिलेटेड है और इन पर कानून निर्माण करने का अधिकार केंद्र सरकार को। वैधानिक शक्तियों में देखा जाए तो दोनों सदनों को समान ही शक्तियाँ प्राप्त हैं। जिस तरह से केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा को वैधानिक शक्तियों में दोनों सदनों को समान शक्तियाँ प्राप्त है, उसी तरह से राज्य विधानसभा में भी राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद है, यानी राज्य विधानमंडल में दोनों सदनों को किसी भी प्रकार का सदन में विधेयक पेश करने के लिए समान शक्तियाँ प्राप्त है। विधानसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है सामान्य विधेयक और विधान परिषद में भी। अगर विधानसभा द्वारा कोई
सामान्य विधेयक पास किया गया है और विधान परिषद उस पर अधिकतम 3 मास तक विचार कर सकती है। अगर विधान परिषद कोई संशोधन देती है और संशोधन को विधानसभा स्वीकार नहीं करती, पुनः पास कर देती है और विधानसभा उपस्थित मतदान का 2/3 बहुमत से यानी 3 मास तक विचार करती है, उसके बाद जो है ये विधान परिषद से पास हुआ माना जाता है। इसके साथ साथ विधानसभा उपस्थित एवं मतदान का अगर 2/3 मेजोरिटी से किसी भी उसको राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर देती है तो उस पर कानून निर्माण का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। तो राज्य विधानसभा के पास जो है वैधानिक शक्ति हैं, कानून निर्माण की शक्ति है। पहले एक सदन से बिल पास होता है, दूसरे सदन में जाता है, दूसरे सदन से पास होने के बाद राज्यपाल के पास जाता है और राज्यपाल के सिग्नेचर होने के बाद, स्वीकृति के बाद राज्य विधानमंडल द्वारा जो विधेयक पास किया जाता है वो विधेयक कानून का रूप धारण कर लेता है। तो ये राज्य विधानसभा के पास वैधानिक शक्ति है। दूसरे प्रकार की शक्ति हैं वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियों से अभिप्राय है कि राज्य विधानसभा के पास करों के लेन देन से, आय व्यय से संबंधित कौन कौन से अधिकार है, कौन कौन सी स्वीकृति हैं। वित्तीय शक्तियों में देखा जाए तो विधान परिषद की तुलना में विधानसभा को ज़्यादा महत्व दिया गया है। विधान परिषद की स्वीकृति के बिना न तो कोई व्यय किया जा सकता, न कोई कर लगाया जा सकता। हर वर्ष वित्त मंत्री द्वारा राज्यपाल सदन में बजट प्रस्तुत करवाता है और बजट केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्य विधानसभा में इस संबंध में नाम मात्र की शक्ति है। जैसे राज्य विधान परिषद इस वित्तीय विधेयक को केवल 14 दिन तक रोक सकती है। अगर राज्य विधान परिषद इस मामले में कोई टिप्पणी करती है, सुझाव देती है, तो वो विधानसभा के ऊपर निर्भर है कि वो उसको मानती है या नहीं मानती है। 14 दिन के बाद ये वित्तीय बिल जो है ऑटोमेटिकली विधान परिषद से पास माना जाता है और राज्यपाल इस पर किसी प्रकार का रोक नहीं लगा सकता, क्योंकि राज्यपाल की इस पर पूर्व स्वीकृति होती है और ना ही विधानसभा के पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता। राज्य की संचित निधि पर बहस हो सकती है लेकिन मतदान नहीं करवाया जा सकता। तो वित्तीय शक्तियों में राज्य विधानसभा के पास राज्य की यूँ कहा जाए कि समस्त शक्ति हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। राज्य विधानसभा के पास कुछ कार्यपालिका शक्तियाँ भी। कार्यपालिका शक्तियों से अभिप्राय है कि कार्यपालिका पर कैसे नियंत्रित किया जाए। कार्यपालिका का मतलब है अस्थायी कार्यपालिका, यानी राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य, कैबिनेट मंत्री, स्टेट मंत्री, इन पर विधानसभा सदस्य कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। विधान अगर व्यवहार में देखा जाए तो मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, विधान परिषद के प्रति नहीं है, क्योंकि विधानसभा के पास वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस केवल मंत्री परिषद के विरुद्ध विधानसभा ही कर सकती है, विधान परिषद नहीं। विधानसभा के सदस्य कार्यपालिका पर नियंत्रण करने के लिए अनेक साधनों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्रश्नकाल, अधिवेशन, सदन में जो भी अधिवेशन होता है प्रतिदिन 1 घंटा प्रश्नकाल का होता है और विधानसभा के सदस्य अग्रिम सूचना देकर के संबंधित मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्नों के द्वारा विधानसभा के सदस्य कार्यपालिका पर नियंत्रण रखते हैं। दूसरा तरीका वाद विवाद का है। किसी भी विषय पर या नीति पर कार्यपालिका की आलोचना या पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जनता द्वारा सूचनाएं जानना, किसी विषय के ऊपर डिबेट करना एक प्रकार से विधानसभा सदस्यों के द्वारा राज्य कार्यपालिका पर नियंत्रण करना है। तीसरा महत्वपूर्ण तरीका स्थगन प्रस्ताव है, एडजॉर्नमेंट मोशन।
यानी विधानसभा के सदस्य अगर कोई डिबेट चल रही है, कोई सेशन चल रहा है, तो स्थगन प्रस्ताव ला सकते हैं कि इस मामले को छोड़ करके जो सार्वजनिक महत्व का कोई विषय है उस पर विवाद करवाया जाए, उस पर चर्चा की जाए। और अध्यक्ष की स्वीकृति अगर मिल जाती है तो इस पर वाद विवाद किया जाता है, मंत्रियों की आलोचना की जाती है। राज्य कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का एक साधन है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। यानी किसी भी समय राज्य विधानसभा का सब सेशन चल रहा है तो विधानसभा के सदस्य कार्यपालिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए अधिवेशन ला सकते हैं। यानी कोई विशेष प्रकार की घटना घट गई है तो उस घटना की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए, कार्यपालिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा मोशन, कॉल अटेंशन मोशन लाया जाता है और उस विषय पर चर्चा की जाती है। अगला महत्वपूर्ण तरीका है निंदा प्रस्ताव, सेंसर मोशन। अगर किसी मंत्री के कार्य से विधानसभा के सदस्य संतुष्ट नहीं है तो किसी एक मंत्री या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध भी निंदा प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। एक या अधिक मंत्रियों के विरुद्ध ये जो है प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। कार्यपालिका पर नियंत्रण करने के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण तरीका अविश्वास प्रस्ताव का, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। यानी कार्यपालिका को नियंत्रित करने के लिए विधानसभा के सदस्य कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। अगर इस तरह का प्रस्ताव पारित किया जाता है और सरकार उस प्रस्ताव में हार जाती है, उसके विरुद्ध मत संख्या ज़्यादा हो जाती है, तो उस समय संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि सरकार का बहुमत नहीं है, मंत्रिपरिषद का बहुमत नहीं है, तभी उसके विरुद्ध जो है विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो ये भी कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। राज्य विधानसभा का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है निर्वाचन संबंधी कार्य। वैसे तो सारे निर्वाचन के कार्य जो है वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग करता है या राज्य निर्वाचन अधिकारी करता है, लेकिन एमएलए के पास भी कुछ निर्वाचन की शक्तियाँ होती है। जैसे राज्य के सभी निर्वाचित एमएलए विधानसभा सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य इस चुनाव में भाग नहीं लेते। राज्य के एमएलए जो है राज्यसभा के चुनाव में भाग लेते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से हम एमएलए को चुनते हैं, एमएलए आगे जाकर के राज्यसभा के सदस्य को चुनते हैं। जैसे हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें और राज्यसभा की 5 सीटें हैं, तो राज्यसभा के 5 सदस्यों का चुनाव हरियाणा के 90 एमएलए करेंगे। इसके अतिरिक्त लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भी राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। और जिन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, वहाँ विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का चुनाव भी राज्य विधानसभा के सदस्य करते हैं। तो कुछ एक निर्वाचन संबंधी शक्ति हैं जो राज्य विधानसभा के सदस्यों के पास है। राज्य विधानसभा के सदस्यों के पास सीमित मात्रा में संवैधानिक कार्य है, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन, यानी संविधान से संबंधित शक्तियाँ। भारतीय संविधान में संशोधन की 3 प्रकार की विधियाँ दी गई है, सरल विधि, जटिल विधि, अति जटिल विधि। सरल विधि में संसद के सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है। जो जटिल विधि है उसमें संसद के विशिष्ट बहुमत की यानी सामान्य बहुमत के साथ प्रेजेंट और वोटिंग का 2/3 मेजोरिटी प्रत्येक सदन से होना चाहिए। और जो अति जटिल विषय हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय की कार्यक्षेत्र, उसकी शक्तियाँ, उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र शक्तियाँ, राष्ट्रपति का निर्वाचन, इनसे संबंधित जो जटिल भाग है संविधान का, उसमें अगर संशोधन करना है तो उसमें संसद के दोनों सदनों का अलग अलग सामान्य बहुमत प्लस प्रेजेंट और वोटिंग का 2/3 मेजोरिटी 2/3 बहुमत प्लस कम से कम भारत के आधे राज्य विधानमंडल, आधी राज्य सरकारें जो है ऐसे
संशोधन के पक्ष में अपना प्रस्ताव देती है, तभी संविधान के इस रिजिड पार्ट में कठोर भाग में संशोधन होता है। तो ये व्यवस्थाएं दी गई है कुछ एक, जिसमें जो है राज्य विधानसभा को एक प्रकार से सीमित मात्रा में संवैधानिक कार्य दिए गए हैं। वैसे राज्य का कोई एमएलए संसद में इस तरह का प्रस्ताव नहीं ला सकता, न उसके पक्ष विपक्ष में वोट डाल सकता। केवल केंद्र जो संसद है उसी को संवैधानिक संशोधन करने का अधिकार है। राज्य विधानसभा के पास कुछ मिश्रित प्रकार के कार्य हैं। जैसे विधानसभा जो है अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके विधान परिषद की स्थापना कर सकती है। अगर किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है और वहाँ की जनता और वहाँ की सरकार चाहती है तो विधान परिषद का प्रस्ताव पारित करके संसद को भेज सकती है। अगर संसद अनुमति दे तो उस राज्य में विधान परिषद की स्थापना हो सकती है। ये एक प्रकार की विधानसभा के पास शक्ति हैं। राज्य विधान परिषद की समाप्ति की शक्तियाँ भी एक प्रकार से विधानसभा के पास है। राज्य विधानसभा 2/3 बहुमत से जिस राज्य में विधान परिषद है उसके विरुद्ध प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजती है, संसद को भेजती है, और संसद अगर प्रस्ताव पारित कर देती है तो उस राज्य से विधान परिषद की समाप्ति हो जाती है। विधान परिषद के साथ मिलकर जो है राज्य विधानसभा राज्य लोक सेवा आयोग की शक्तियों में वृद्धि कर सकती है। ये भी जो है एक प्रकार से विधानसभा के पास शक्तियाँ हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो राज्य विधानसभा की रचना कैसे होती है, कार्यकाल क्या है, सेशन कितने समय होता है, वेतन एवं भत्ते क्या है, विशेषाधिकार क्या है, विशेष प्रकार से कोरम किस प्रकार से निर्धारित किया गया है, राज्य विधानसभा के कार्य क्या है, राज्य विधानसभा की शक्तियाँ क्या है, किस तरह से कार्य करती है, और राज्य विधानसभा की राज्य में अगर स्थिति देखी जाए तो बहुत ही ज़्यादा व्यापक है, प्रभावशाली है। राज्य का कोई ऐसा कानून नहीं, राज्य की कोई ऐसी नीति नहीं, राज्य का कोई ऐसा नियम नहीं जो राज्य विधानसभा के द्वारा पारित नहीं किया गया हो। यानी एक राज्य की परिधि के अंदर जितने भी कानून हैं राज्य से संबंधित, प्रादेशिक कानून हैं, नीतियां हैं, नियम हैं, वो सारे राज्य सरकार के दायरे में है, राज्य विधानसभा के दायरे में। तो राज्य विधानसभा की स्थिति राज्य में व्यापक है, प्रभावशाली है, वहीं जो है पूरी तरह से सर्वे सर्वा है। तो आज का हमारा टॉपिक था राज्य विधानसभा की रचना कैसे होती है, राज्य विधानसभा के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए, या राज्य विधानसभा पर एक नोट लिखिए। तो ये टॉपिक आपको अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। अगर कहीं पर भी आपको कोई क्वेरीज, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कीजिए, आपके कमेंट को रिस्पॉन्ड किया जाएगा। धन्यवाद।